जो आपका संघर्ष ये इतना लंबा क्यों है, और दूसरा अब जो बीजेपी में आप गए हैं तो उस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? कहते हैं कि जाके पैर ना फटी विवाही, सो क्या जाने पीठ भराई। ना तो मैं ये सोच के आया था कि मुझे कभी जीवन में राजनीति करनी है। राहुल गांधी अपनी मानते हैं या किसी की सलाह मान लेते हैं, वो सलाह गलत मिल रही है? सिरसा को लेकर के आपका विजन क्या है? सिरसा के लोग आप पर भरोसा क्यों करें? हमने कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता, किसान मजदूर कर्मचारी वर्ग से लेकर के, कि जिसने आवाज उठाई और अशोक तंवर उसके साथ ना खड़ा हुआ। हरियाणा की सिरसा बड़ी हॉट सीट बन गई है, उसका कारण एक तो आप है और दूसरी तरफ कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी सैलजा। बल्कि मुझे लोग ये कहते हैं कि भाई साहब ये सही ठिकाने पे आप आ गए, सही जगह पे आ गए, सही फैसला आपका है, ये लोग मुझे कहते हैं। गरीबों के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन आज तक गरीबों का किया क्या उन्होंने? भारत के लोकतंत्र में हमें दो तरह के नेता दिखाई देते हैं, एक जिन्हें पावर में हमेशा देखा जा सकता है और एक वो नेता जिन्हें चुनौती और संघर्ष का सामना करते हुए हम देखते हैं। एक ऐसे ही सफर पर चल रहे हैं हरियाणा के दिग्गज नेता अशोक तंवर, जिनको बीजेपी ने सिरसा से अपना उम्मीदवार बनाया। और जनता की अदालत दैनिक सवेरा का एक खास प्रोग्राम, आज अशोक तंवर अपनी पैरवी खुद करेंगे, जनता के सामने अपना पक्ष रखेंगे। मैं विनती करूंगा अशोक तंवर जी के साथ आप आइए स्टेज पर जनता की अदालत में और अपनी पैरवी खुद करें। नमस्कार जी। जनता की अदालत में जनता का आदमी, खुद जनता ही हूं मैं तो। जी स्वागत है तंवर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है। आप आए हमारे सिरसा संसदीय क्षेत्र के फतेहाबाद जिले के मताना गांव में। धन्यवाद आपका। NSUI, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, फिर उस समय कांग्रेस का प्रधान बनना प्रदेश का, जब सरकार चली गई वो स्ट्रगल करना, तृणमूल कांग्रेस जाना, आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी लेना, फिर बीजेपी में। मेरे दो प्रश्न हैं शुरुआत में ही। एक, जो आपका संघर्ष ये इतना लंबा क्यों है, और दूसरा अब जो बीजेपी में आप गए हैं तो उस चुनौती को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक संघर्ष का सवाल है, मैं तो एक साधारण गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से हूँ। साधारण परिवार से आया हूँ, किसान मजदूर फौजी परिवार से हूँ। तो मैं नहीं, मेरे जैसे इस देश में मुश्किल से 5-4 लाख छोड़ दो तो 140 करोड़ लोगों में से जैसा मैं हूँ वैसे ही लोग हैं। उनका रोजमर्रा का जीवन ही संघर्ष है और उस संघर्ष से ही निकल करके वो आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग सोने की चम्मच और विरासत लेकर के पैदा होते हैं वो तो चंद लोग होते हैं, चाहे कोई व्यापार में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे कोई बड़े और राजघरानों में पैदा होता हो। तो संघर्ष की राह पर चलकर ही मैं समझता हूँ कि व्यक्ति को नीचे के लोगों का दुख दर्द पता होता है और उसी के आधार पर वो व्यक्ति देश के लिए और ज़्यादा करने का जज्बा रखता है, क्योंकि उसको कहते हैं कि जाके पैर ना फटी विवाही, सो क्या जाने पीठ भराई। आज मोदी जी 13-14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आज 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। उससे पहले पूरा देश उन्होंने घूमे फिरे, देश को समझा, और आज इसीलिए ऐतिहासिक काम वो कर पाए क्योंकि उन्हें सारी चीज़ों का ज्ञान था और उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने अच्छी अच्छी नीतियां बनाई। विदेश नीति, कृषि नीति, हमारे उद्योग नीति, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, युवाओं के लिए बड़ा संकल्प, भारत को विकसित बनाना, दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना। तो ये सब है। जहाँ तक आपने राजनीतिक सफरनामे की चर्चा करी, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ना तो मैं ये सोच के आया था कि मुझे कभी जीवन में राजनीति करनी है। मैं तो स्टूडेंट लाइफ से ही जो है एक एक्टिविस्ट के रूप में था और पढ़ाई लिखाई करने वाले थे, साधारण परिवार के लोग। बल्कि घर वाले ये कहते थे, भाई ये तो जो है, या तो जिनके परिवार में कोई राजनेता होता उनका काम होता है, या चोर गुंडों का काम होता है, या फिर वो लोग जिनके पास अपार धन संपदा है, ये अपना काम नहीं है। लेकिन कई बार विधि विधाता का खेल होता है। उसने इस लाइन में मेरे माध्यम से जो है, जो सेवा का संकल्प है
वो लिखा था और हम सेवा कर रहे हैं। और चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, लोगों के बीच में से मैं समझता हूँ कि मैं कभी नहीं गया। जहां तक सवाल पार्टियों का है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज देश में चंद पार्टी है और उसमें से भारतीय जनता पार्टी है जो वर्कर की कदर करती है, जो अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान करती है। नहीं तो पार्टियों में आजकल जो है पूरा पैसा हावी है, वहाँ अन्याय अत्याचार होता है, शोषण की व्यवस्था है लंबे समय से। जब मैंने लंबे अंतराल के बाद देखा 20-25 साल की राजनीति के बाद कि ये तो शोषण हो रहा है, मेरा नहीं है, मेरे जैसे लाखों लोगों का शोषण होता है, उनसे मेहनत मजदूरी करवाई जाती है, उनको लारा लप्पा दिया जाता है और आखिरी में जब टिकट बढ़ती है तो उन लोगों के सामने नेतृत्व सरेंडर कर जाता है जिन्होंने देश को लूट के खाने का काम किया, जो खुद बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं, जो दूसरे लोगों से साठ गांठ करके अपना राजनीतिक जीवन भी चमकाते हैं और इस देश को पछाड़ने का काम करते हैं। तो मैंने जब देखा ऐसी व्यवस्था, तो हम तो बाबा साहब के फॉलोवर हैं और बाबा साहब ने कहा है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बड़ा गुनाहगार है। तो हमने कहा कि भाई बहुत बर्दाश्त कर लिया, जब नाक तक पानी आ जाता है तो फिर उसके बाद आदमी कदम उठाता है। तो लोगों के लिए, जो हमारे साथी थे, प्रदेश की जनता थी, उसके लिए हमने ये संकल्प लिया और आज भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। मैं आभारी हूँ नरेंद्र मोदी जी का, हमारे जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, नायब जी का, विप्लव देव जी का, और सबसे बड़ी बात इस इलाके के लीडर जो हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस इलाके का इलेक्टोरेट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई तेरे मेरे कहने से टिकट नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी यह देखती है कि किस व्यक्ति की छवि ठीक है, कौन व्यक्ति समर्पित भाव से देश को बनाना चाहता है। तो आज हम मोदी जी के साथ देश बनाने के लिए आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी के नेतृत्व में यह देश बनेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु भी बनेगा और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनेगा। यही संकल्प लेकर के हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, मैं आपके बीजेपी और कांग्रेस के एक्सपीरियंस पर भी आऊंगा, पर उससे पहले सिरसा को लेकर के आपका विजन क्या है? सिरसा के लोग आप पर भरोसा क्यों करें 25 मई को? सिरसा के लोग मुझ पर भरोसा इसलिए करें, जब 2009 में मुझे यहाँ पर मौका दिया तो 45 से लेकर के 50,000 करोड़ रुपए के बीच में हम प्रोजेक्ट लेकर के आए। आज तक के सिरसा के इतिहास में मैं नहीं समझता कि कोई एक सांसद अपने इतने छोटे, मैं कह रहा हूँ जिनको कई बार मौका मिला वो भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमने चौड़े चौड़े रोड, डबवाली से लेकर के हिसार तक का रोड जो आगे दिल्ली तक जाता है, वो शुरू करवाया। और जब उसके साथ साथ न्यूक्लियर प्लांट, 33,000 करोड़ रुपए की लागत से न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है, वो पूरे हरियाणा के बिजली के संकट को खत्म कर देगा। और इसी तरीके से 2800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। हमने यूनिवर्सिटीज यहाँ पर वो करी, यूनिवर्सिटीज को एक्स्ट्रा ग्रांट दिलवाने का काम किया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आरओई मॉडल स्कूल, पूरे देश में सबसे ज्यादा, मैं सिरसा संसदीय एक पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा है। किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए कुशलता विकास केंद्र हमने शुरू करवाए उस समय। तो कोई ऐसा नहीं है, लेडीज के लिए बाहर से मशीनें, जर्मनी और जापान से मशीनें मनवाई ताकि उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आज उसी दृष्टिकोण को लेकर के मैं समझता हूं कि फिर लोगों के बीच में आए हैं। आज बाकी सब चीजों की यहाँ मैं समझता हूं कि बाहुलता है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। ये इलाके में आज आवश्यकता है तो उद्योग धंधों की है। कृषि आधारित उद्योग धंधे और स्थापित होंगे तो किसान की माली हालत भी ठीक होगी और उसके साथ साथ जो है इस इलाके का जो सर्वांगीण विकास है, समृद्धि है, लोगों को रोजगार है, वो बढ़ेगा। तो हम लोगों का लगातार ये प्रयास होगा आने वाले समय में कि अब जब मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है तो लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पर आए और उसका फायदा पूरे इस पश्चिमी हरियाणा के इस इलाके में, जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और सबसे बड़ा पूरे हरियाणा के 1/5 से लेकर के 1/6 जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो सिरसा पार्लियामेंट है। क्योंकि अब आप नई पार्टी है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, अब मैदान में आप हो, तो जो लोकल संगठन है यहाँ का, जो यहाँ के बीजेपी के वर्कर है, उनकी सपोर्ट आपको पूरी तरह मिल रही है? बीजेपी, मैंने पहले ही कहा कि ये काडर बेस्ड पार्टी है, समर्पित भाव है, अनुशासन है, प्यार प्रेम है, कोई गुटबाजी नहीं है।
और यही लक्षण होते हैं किसी भी पार्टी के आगे बढ़ने के, उसको महान और मजबूत करने के। तो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और मैं इतना पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई एक दो हो सकता है किसी को कोई वो हो, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसा वो नहीं आया। मुझे 100% भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता का, एक एक कार्यकर्ता का, एक एक सपोर्टर का, उनके सिंपैथाइजर का पूरा आशीर्वाद मिला। बल्कि मैं कहता हूं कि मुझे ये कभी आभास ही नहीं होता कि मैं कभी किसी दूसरी पार्टी में था। उनकी कल्चर, उनका वो जो कार्यशैली हमारी है कि भाई आधी रोटी खाओ, चलते चलते खाओ, खाने को मिल जाए तो खा लो, नहीं तो। और दूसरी, वो तो एलीट कल्चर वाले हैं, वहां तो मैं मिसफिट था। तो मैं तो धन्यवादी हूं कि सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और बिना कंडीशन हम आए थे। भारतीय जनता पार्टी में कोई कंडीशन चलती भी नहीं है। उन्होंने मौका दिया, हम और बढ़ चढ़ करके पार्टी की और देश की और इस इलाके की, सिरसा संसदीय क्षेत्र की सेवा पर ये हरियाणा की सिरसा बड़ी हॉट सीट बन गई है, उसका कारण एक तो आप है और दूसरी तरफ कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी सैलजा आपकी पुराने राजनीतिक साथी भी हैं। तो ये हॉट सीट बन गई है, कितना कड़ा मुकाबला आप कुमारी सैलजा के साथ देख रहे हैं? देखिए, मैं 15 साल से लगातार लोगों के बीच में हूँ। इनके बाढ़ आई, कहीं कोई और विपदा आई, कोरोना हुआ, हर परिस्थिति में, होली, दिवाली, तीज, त्योहार, संघर्ष, सत्ता में थे तब भी, विपक्ष में थे तब भी, हमने कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता, किसान, मजदूर, कर्मचारी वर्ग से लेकर के, कि जिसने आवाज उठाई और अशोक तंवर उसके साथ ना खड़ा हुआ। बाकी जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके बारे में तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। लोगों ने अलग अलग समय पर बहुत मौके दिए। गांव में चले जाइए, उनके पत्थर गिन लीजिए, मेरे पत्थर गिन लीजिए, मेरा उनसे जनसंपर्क देख लीजिए, उनका देख लीजिए। तो और वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती थी, मुझे तो धक्के से यहाँ पर जो है, अब धक्के का प्रत्याशी देते हैं दूसरे विपक्ष वाले, इंडिया अलायंस वाले, तो धक्के को प्रत्याशी को लोग धक्का ही मारेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। उसका फायदा होगा कि वो इतनी एनर्जी के साथ आपको लग रहा है कि कुमारी सैलजा नहीं लड़ेंगे, आपको फायदा होगा? देखिए, आज ये देश बनाने का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल जिस तरीके से काम किए, राम मंदिर 550 साल पुराना मुद्दा, उसका समाधान कर दिया। देश आजाद हुआ, धारा 370 का बहुत बड़ा मुद्दा था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने बलिदान दिए जम्मू कश्मीर और धारा 370 के लिए, उसका समाधान निकाला। महिलाओं के आरक्षण लोकसभा में हो, विधानसभाओं में हो, वो सुनिश्चित करने का प्रावधान कर दिया। 3 तलाक कानून खत्म कर दिए। उसके साथ साथ करतारपुर कॉरिडोर साहब, उसका निर्माण करवाया। आज जो नागरिकता संशोधन कानून है वो लेकर के आए, ताकि विदेश में सिख भाई हो, हिंदू भाई हो, जो भी धर्म के आधार पर या पुराने मूल हमारे इस भारतवर्ष के नागरिक थे, इस हिंदुस्तान के नागरिक थे, उस वजह से प्रताड़ित हुए, तो उनको आज देश में वापस ला करके वो नागरिक बनाने का प्रावधान किया। लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, हाईवे, हमारे रेल के प्रोजेक्ट, बंदरगाह, ये किसकी देन है? ये मोदी जी के विजन की देन है। और इसलिए मैं तो सबसे ये साधारण तरीके से पूछना चाहता हूं कि अगर हाईवे पे 200 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, ड्राइवर बहुत बढ़िया है, क्या आप दूसरे ड्राइवर को, जिसका आपको पता है ड्राइवर इसको ड्राइविंग ही नहीं आती, उसके हाथ में 200 की स्पीड में कभी ड्राइवर बदलते देखा है? आज देश फास्ट ट्रैक मोड पे दुनिया की बड़ी शक्ति बनने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि ड्राइवर बदला जाएगा। ना ड्राइवर बदला जाएगा, ना चौकीदार बदला जाएगा, ना प्रधान सेवक बदला जाएगा, बल्कि और मजबूती के साथ देश उनके साथ खड़ा होगा, ऐसा हमारा को यकीन है। मैं एक ड्राइवर बदलते हैं लोग या नहीं, इसका नतीजा 4 जून को तो पता लग जाएगा। पर एक सवाल मेरा और प्रश्न सिरसा पर ही है। जब हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उन लोगों के अंदर एक फैक्टर ये है कि अशोक तंवर पार्टी बदल के आए हैं, तो एक क्या आपको लगता है कि वो नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है? कुमारी सैलजा की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो 20 साल बाद सिरसा में वापसी कर रहे हैं। तो इस दोनों में से नेगेटिव एस्पेक्ट आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी, आपको काउंटर तो करना पड़ेगा। लोग तो ये आप तक भी फीडबैक पहुंच ही रही होगी कि आपने पार्टी बदल ली, उसका नुकसान भी हो सकता है, तो आप उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो? देखिए, मैं 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। मेरी पार्टी बदलने से सिरसा के 20 लाख वोटर में से एक का भी कोई नुकसान हुआ? बताओ जी, आप बताओ, सारे बैठे हो, किसी का नुकसान हुआ मेरे पार्टी बदलने से?
बल्कि मैं समझता हूं इनका फायदा होगा मेरे पार्टी बदलने से। कैसे? क्योंकि मैं चोरों के बीच में से निकल करके ईमानदार नेतृत्व के साथ, देशभक्त नेतृत्व के साथ, जो इनकी भलाई के लिए काम कर रहा उसके साथ खड़ा हुआ। और मैंने नहीं बदली है पार्टी, ऊपर वाले ने। प्रभु श्री राम जी का मंदिर का भव्य दिव्य उद्घाटन 22 को होना था, मेरे को 20 तारीख को शामिल करवाया। उसके बाद कोई उस हेडक्वार्टर के अंदर और कहीं ज्वाइनिंग हुई होगी, कोई बड़ी ज्वाइनिंग बीजेपी के मुख्यालय में नहीं हुई है। मैं तो उनका आभारी हूं कि मुझे और हमारे हजारों साथियों को उन्होंने अपना, जिनका शोषण होता रहा, उनको आश्रय दिया। जहां तक दूसरे कैंडिडेटों का सवाल है, ये एक चलाया हुआ जबरदस्ती का नैरेटिव है, क्योंकि उनको पता है ईमानदारी से सेवा करी, किसी एक पैसे का कोई आरोप नहीं लगा सकता, ना चरित्र पे लगा सकता, ना ईमानदारी के ऊपर लगा सकता। हमने तो बल्कि सेवा करी है। तो उनको क्या मिलेगा कि भाई पार्टी बदल ली। तो पार्टी बदल ली तो मैं समझता हूं कि जो लोग ये बात कह रहे हैं, क्या मुझे चोरों के साथ तिहाड़ में जाना चाहिए था बिना कुछ करे? आज पूरा देश भ्रष्टाचारियों को जेल में देखना चाहता है, जिन्होंने लूट लूट करके अपने घर भरने का काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि जो उनके लिए लड़ाई लड़े अच्छे से, वो गलत जगह पे हो। बल्कि मुझे लोग ये कहते हैं कि भाई साहब ये सही ठिकाने पे आप आ गए, सही जगह पे आ गए, सही फैसला आपका है, ये लोग मुझे कहते हैं। क्योंकि जहां मैं जा रहा था वो तो कई बार परमात्मा को दिखाना होता है, वो घर भी दिखा दिए जहां मेरा कभी जीवन में जाने का होता नहीं। उनसे भी मैं कुछ ना कुछ सीख के आया हूं। तजुर्बा काफी हो गया। पर क्या इंडिया अलायंस का यहाँ पर असर है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस का आपको जमीनी स्तर पर कोई असर नजर आ रहा है? हरियाणा में अगर मैं बात करूं, मेरे से बड़ा आम आदमी कौन होगा? किसान मजदूर फौजी परिवार का आदमी जो साइकिल पे चलता है, पैदल चलता है, हरियाणा के लोगों के लिए, जिसने यहाँ से लेकर के नीचे तक इंजरी, कभी रोड एक्सीडेंट हो गया, कभी पुलिस की लाठी, कभी गुंडों का आक्रमण, सब झेला है। तो उनको पता है कि भाई ये तो फाइटर आदमी है। तो मैं तो जो है देश के लिए फाइट करता हूँ, फौजी का बेटा हूँ, और इनके लिए फाइट करूंगा, फाइट करता रहूंगा जीवन भर। इनका आशीर्वाद मिलता रहे तो सब परमात्मा अच्छा करेगा। तंवर साहब, मैं फिर जो सवाल मैंने पहले छोड़ा था कि बीजेपी का एक्सपीरियंस आपका कैसा है अभी विद इन पार्टी? आपने डेवलपमेंट की बातें बताई, आपके उनके जो 10 साल का कार्यकाल रहा सरकार का, वो तो बताया आपने, पर विद इन पार्टी आप क्या नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं? इस पार्टी की प्रोफेशनलिज्म कैसा है, वो बताएं आप जनता की अदालत में। जनता को सबको पता है, जनता के बीच में अगर कोई पार्टी रहती है 5 साल, 12 महीने, 18-18, 20-20 घंटे, तो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं जो हमेशा देश की सेवा का संकल्प लेकर के काम करते हैं। बाकी बरसाती मेंढक है, बराती घोड़ी होते हैं ना, जैसे वैसे भाई अब थोड़े दिन नाच लो, उसके बाद अपना बैठो शांत। तो ये साफ, यहाँ तो प्यार प्रेम की कल्चर है। वहां क्या होता है, जब आप कमरे में घुसते थे ऐसा लगता था जैसे ये अंग्रेजों का जो है ना सबक लेके आए हुए हैं। अंग्रेज क्या कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मैं अंग्रेजों की बताता हूँ, वो कहते हैं वी हैव अपोनेंट्स एट द फ्रंट एंड एनिमीज एट द बैक। यहाँ जो बैठते हैं ना पार्लियामेंट में, देखा होगा पीछे ट्रेजरी बेंच होती है और दूसरी बेंच होती है जो अपोजिशन में बैठते हैं। तो वो तो उनके यहाँ तो ये संस्कृति है कि ये मरे तो मैं आ गया हूँ। और भाजपा क्या कहती है, भाई ये जिंदा हो तो सारा देश जिंदा होगा, आगे बढ़ेगा। ये संस्कृति का फर्क है, अनुशासन है, धैर्य है, सेक्रीफाइस करने की वो है। और इसीलिए मैंने कहा मैं तो सेक्रीफाइस करने वाला व्यक्ति हूँ। और हम लोगों ने जो है हमेशा जीवन में यही सीखा कि भाई हम देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए समर्पित होकर के काम करते रहे, ऊपर वाला अपने आप देखता है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि जनता की अदालत में आप थोड़ा सा और विस्तार से ये मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस में हुआ क्या हुआ? क्योंकि 2019 में आपने राहुल गांधी का साथ छोड़ा। आपकी बात, आप देश के पूरे, मैं कहूंगा कि दिग्गज नेता, और आप इस चीज को जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, जो युवा है, उनको ये खुल के बताइए सर कि क्या हुआ 2019 में आपने साथ छोड़ा। अभी राहुल गांधी के जितने करीबी हैं वो सब नाराज होके बीजेपी में आ गए, सचिन पायलट भी नाराज हैं। हुआ क्या है, क्या हुआ? अब आप खुद ही बोल रहे हैं। नहीं, पर मेरे को इतना पता नाराजगी है, पर विद इन पार्टी कल्चर में क्या हुआ, कहां से चीजें बिगड़ रही है, कौन चीजों को बिगाड़ रहा है? पार्टी कल्चर में ये हुआ कि 2014 के अंदर सिर्फ 15 सीट पार्टी जीती विधानसभा की, 75 सीटें खाली होगी। उन सीटों पे साधारण परिवार के लोगों ने जो 20-20, 30-30 साल से
उम्र हो सकता है किसी की कितनी भी होगी हो, महिलाएं पुरुष उन्होंने खूब मेहनत करी 14 से 19, और लास्ट में उन्हीं लोगों को फिर आगे ला करके खड़ा कर दिया। या तो उनके पास धन बल था, या वो ब्लैकमेलर थे, या पार्टी का नेता। वैसे तो लोग कहते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान है और डरो मत, लेकिन वो खुद ही डर जाते हैं। अभी भी जो है वहां चुनाव केरल में लड़ रहे थे, अब आकर के यहाँ लड़ लिए। अब केरल को धोखा देंगे, उत्तर प्रदेश को देंगे, किसको देंगे पता नहीं। अपनी बहन के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, उनकी टिकट कटवा दी। ऐसे ही हमारे लोगों की जिन्होंने मेहनत करी थी उनके साथ धोखा कर दिया। राहुल गांधी अपनी मानते हैं या किसी की सलाह मान लेते हैं, वो सलाह गलत मिल रही है? देखिए, किसकी मानते किसकी नहीं मानते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तो बड़ा टाइम हो गया, बता ही सकते हो। देश कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर ना तो विश्वास करता है, ना जो है आने वाले समय में मुझे लगता है कि कोई उनको मौका देने वाला है। क्योंकि देश ने उनको भी देख लिया। आजादी के 77 वर्षों में करीबन 55-60 साल तो एक ही पार्टी का राज रहा। अगर कुछ देश के लिए करना हो, आज अगर गरीबी है इस देश में, अगर गरीब आदमी एक ही मकान में, टूटे मकान में रहता है, झोपड़ी में रहता है, वहीं से गंदी नाली बहती है, वहीं उसका किचन है, वहीं 10-10 लोग रह रहे हैं, अगर बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, अच्छे अस्पताल नहीं है, उनको रोजगार के अवसर नहीं है, किसान मजदूर जो है आज भी संघर्षरत हैं, बजाय बावजूद इसके कि मोदी जी ने उनके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई। तो ये साफ संकेत है कि दोषी कौन है, और जो दोषी है जनता जब तक मैं समझता हूं कि ये नहीं मान लेगी कि भाई अब इनकी सजा, एक लिमिट सजा पूरी तो करनी पड़ेगी जी। तो सजा जनता देने के लिए तैयार है। और बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम जी भी बैठे हुए हैं, तो आपसे भी मैं सवाल कर लेता हूँ और आप भी कुछ बात रखना चाहें। दुड़ाराम जी, क्योंकि नए प्रत्याशी हैं आपके लिए, कितना आसान आपके लिए? तो मेरे लिए नया नहीं है, हम तो इकट्ठे रहे हुए कांग्रेस में, मैं एमएलए थे, ये एमपी थे, मेरे लिए नए नहीं है, इस हल्के के लिए नए नहीं है। क्योंकि ये हल्का फतेहाबाद आप देख रहे हो, 2.5 घंटा लेट चल रहे हैं तो भी ये पोजीशन है, इतने लोगों को प्यार समर्थन मिल रहा है। इस हल्के लिए तो साहब कोई नए नहीं है। ये मैं भी 5 साल पहले ही पार्टी में आया, मिलकर इस हल्के का पहले से ज्यादा विकास करें। जनता का सवाल, जनता में से कोई सवाल करना चाहेगा? अभी 5 मिनट और मैं लेना चाहूंगा। जनता में से अगर कोई सवाल करना चाहता है उतनी देर आप सवाल कीजिए। मैं एक सवाल तो दूसरे प्रत्याशियों से करेंगे, मेरे तो समर्थक है सारे। हाँ, कोई पूछना चाहेगा सिरसा के मुद्दों को लेकर के? पूछ लो जी, पूछो। विपक्ष के उम्मीदवारों किसी के बारे में पूछना पूछो। हमारे सहयोगी विनीत आपसे सवाल करना चाहेंगे। सर, चुनौती कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी है। भाजपा नारा दे रही है 400 पार का, लेकिन अगर हम यूपीए की बात करें जो इंडिया अलायंस में तब्दील हो चुका है, वो कहते हैं कि इस बार 400 पार का नारा जो है वो बेमाना साबित होता नजर आएगा। कहते हैं पिछले 9 सालों में देश में विकास नहीं हुआ, देश को महंगाई के बोझ के तले भाजपा ने दबाया है। इस तरह के आरोपों के बीच में किस तरह देखते हैं आप? और जिस तरह से लगातार गांव की बात करें, खास करके हम हरियाणा की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, वहां पर जो विरोध हो रहा है बीजेपी के कैंडिडेटों का, उसको किस लहजे में ले रहे हैं आप? देखिए, विरोध करने वाले लोग जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं, उन्हीं के मैं समझता हूं कि जो सपोर्टर हैं। आप हमारे यहाँ उठा करके देखोगे तो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, और गांव का गुंडा एलिमेंट है। वो गांव में जिस तरीके के लोग हैं, इक्का दुक्का अगर किसी साथी ने कोई बात रखनी होती है, किसान आते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, लेकिन अगर कोई गुंडागर्दी करता है, बल्कि जहां जहां जितना वो विरोध कर रहे हैं उतना मैं समझता हूं कि लोगों को ये एहसास होता है कि भैया ये अभी से इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं तो बाद में कितनी गुंडागर्दी करेंगे ये लोग। तो उससे मैं समझता हूं कि हमारे पक्ष में और जो लोग हैं, जो कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं, जो देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो हमेशा जो है लाठी के जोर पे चीजों को हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसा दौर अब बचा नहीं है, ये मोदी राज है। मैं उनको बताना चाहूंगा, मोदी राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, ये पहले चलती होगी। तो इसलिए आप अगर कोई भी बात कहनी है, जब हमने यहाँ पर 4.5 से 5,000 करोड़ रुपया मैंने आपको बताया कि सिरसा संसदीय क्षेत्र में किसानों को दिया है, उसकी एक एक दाना ये सरकार खरीदने का काम करती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय में
किसान इस तरह का, किसान या तो खेतों में है या तो मंडियों में है, और किसान का तो उद्धार जो है वो इस सरकार ने किया। और आने वाले समय में हमें पूरा यकीन है कि अगर उनके कोई जेन्युइन इशू होंगे तो वार्ता चुनाव से जस्ट पहले भी चल रही थी, चुनाव के बाद फिर दोबारा शुरू होगी। संवाद के माध्यम से जो है वो समस्या का समाधान हो सकता है, वो गुंडागर्दी से नहीं हो सकता। चलिए तंवर साहब, जनता की अदालत है, जनता से भी एक दो सवाल ले लेते हैं कि अगर आप चुन के लोकसभा जाते हैं तो सिरसा हल्के के लोग आपसे क्या डिमांड करना चाहते हैं, उनके क्या मसले हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के मसले हल होने चाहिए अगर तंवर साहब चुन के लोकसभा जाते हैं? डॉक्टर अशोक तंवर जी को मैं 20 सालों से जानता हूं। डॉक्टर अशोक तंवर बहुत ही बेकाक नेता हैं, गरीबों के साथी हैं, और इनको पता है पीछे इन्होंने जो विकास किया है, 5 सालों के दौरान जो विकास किया 15 साल नहीं कर पाए। कांग्रेस सरकार बीच में है 10 साल, इन्होंने 5 साल में जो काम किया वो नहीं कर पाए। चलो अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए सिरसा के? डॉक्टर अशोक तंवर को बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे नेता है उनको गरीब से गरीब आदमी से लेकर के बड़े से बड़े आदमी तक का पता है। डॉक्टर साहब, बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ, रात के 3-3 बजे 4-4 बजे तक मैं मिलता हूँ, सुबह 6 बजे शुरू करता हूँ। तो मेरा नंबर भी 28 साल से एक ही नंबर है, पूरे देश में कोई भी संपर्क कर सकता है, ये भी कर सकते हैं। इनके दुख सुख में साथी रहे हैं, जहाँ जैसी जरूरत रही है सरकार की तरफ से व्यक्तिगत तौर पे हर तरीके से हम मददगार रहे हैं। तो मैं तो इन सब भाइयों की जो भावना है, हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, उसके लिए धन्यवादी हूँ सबका, और ज्यादा मजबूती से सेवा करूंगा। एक और प्रश्न है। हाँ जी, फतेहाबाद में रेल लाइन का मुद्दा है, तो अब की बार आप सांसद बनोगे तो ये मुद्दा हल कर दो। देखिए, मोदी जी ने कहा कि काम के पूरा होने की गारंटी मतलब मोदी की गारंटी। मोदी जी ने इस बार हमारे संकल्प पत्र में, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी ये बात कही है कि आने वाले जो 5 साल होंगे वो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के जो नेटवर्क है उसको बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलेगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि फतेहाबाद जिला भी मोदी जी की उस गारंटी के साथ जुड़ेगा, और हम उसमें मिलकर के प्रयास करेंगे। आपकी भावनाएं वो नेतृत्व तक जरूर पहुंचेंगी। हाँ। प्रदेश की राजनीति पर आखिरी 2 प्रश्न है। जेजेपी का बीजेपी से अलग होना, बीजेपी का आखिरी समय में मुख्यमंत्री बदलना, ये कितने फायदेमंद रहेगा? जेजेपी का साथ ना होना, इसका क्या नुकसान होगा आपको? और इनेलो की राजनीति को आप कहां देख रहे हैं? अभय कुमार चौटाला तो ये कह रहे हैं कि अगले फाइनल में, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव आपके लिए सेमीफाइनल है, फाइनल आगे खड़ा है, वो कह रहे हैं सीएम तो वो बनेंगे अगली बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बेमिसाल कदम उठाया। एक साधारण परिवार के किसान परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को आज उनको जिम्मेदारी दी, मुख्यमंत्री बनाए, संगठन से निकले हुए, और सत्ता का ऐसा हस्तांतरण इस तरीके से स्मूथ, देश में अपने आप में मैं समझता हूं कि एक उदाहरण है। मनोहर लाल जी ने 9.5 वर्ष सेवा करी, आज पार्टी ने फैसला किया कि उनको संसद में ले जाकर के देश में बड़ी जिम्मेदारी उनको आने वाले समय में मिले। ये पार्टी का मैं समझता हूँ कि सीधा एक संकेत है। तो ऐसे में वो मेहनती भी हैं, ऊर्जावान भी हैं, युवा है, उनको लगातार प्रधानमंत्री जी की, मनोहर लाल जी की गाइडेंस भी मिलती रहेगी। और जिस तरीके से फैसला हुआ है, मैं समझता हूँ कि एक नया जोश वो पूरे हरियाणा के अंदर है, और सर्व समाज मिलकर के, हमारे ओबीसी के वो लीडर है, लेकिन सर्व जाति, सर्व उसमें काम किया संगठन की बैकग्राउंड के हैं। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो हमेशा कहती थी ओबीसी का ये करेंगे वो करेंगे, ओबीसी के चेयरमैन की टिकट काट दी, कहीं तो दे देते भाई। जो ओबीसी के हरियाणा के कद्दावर नेता थे कैप्टन अजय यादव, उन्हीं की टिकट काट दी, लालू जी के समधी। इसका असर क्या आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह पड़ना चाहिए कि भाई कांग्रेस को कोई बैकवर्ड से कोई मतलब नहीं, इनको तो वोट से मतलब है जी। तो ये आप साफ संकेत उन्होंने दे दिया, और इसलिए अगड़ा पिछड़ा 36 बिरादरी, हर धर्म के लोग मोदी जी को चुनेंगे, भारत को बनाएंगे। जेजेपी का साथ ना होना आपको नुकसान दे सकता है? देखिए, सब अपने अपने राजनीति करते हैं, अपना अपना सबका एजेंडा है राजनीति में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरीके का वो है।
साथ रहते हैं और अच्छी बात है साथ, लेकिन जनता का जो फीडबैक है उसके आधार पर उन्होंने भी और भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया और सबको शुभकामनाएं हैं। जल्दी जल्दी मैं सवाल खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आप किसानों के नेता रहे हैं। पंजाब हरियाणा में किसानों का लगातार विरोध जारी है बीजेपी को लेकर के। केंद्र सरकार के खिलाफ, हरियाणा सरकार के खिलाफ बड़ा जबरदस्त विरोध है। आपको भी प्रचार करने में मुश्किल आ रही होगी। इस मुद्दे को आप देख रहे हैं कैसे, क्या इसका नुकसान होगा? देखिए, किसानों ने जो बात अपनी कहनी थी वो कह दी, किसान विरोध नहीं कर रहा। अभी चडूनी जी का मैं बयान सुन रहा था कल परसों, उन्होंने कहा कि भाई किसी को भी वोट दो सोच समझ करके देना, ठीक है। और कांग्रेस ने भी हमें खून के आंसू रुलाए हैं। इसका क्या मतलब है? कहाँ किस बात का विरोध? उनको पता है अगर कांग्रेस की 55-60 सालों में अगर कृषि नीति अच्छी होती, किसानों के लिए कुछ किया होता, तो आज मोदी जी, मैं समझता हूं कि इस तरीके से 4-4, 5-5 हजार करोड़ रुपए के कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़े बांटने पड़ते। आज पहले के मुकाबले आत्महत्याएं कम हो गई हैं। कांग्रेस के समय का इतिहास उठा के देख लो कि कितनी कितनी आत्महत्याएं पूरे देश में किसान को करनी पड़ती थी। आज उनकी माली हालत पहले से ठीक हुई है और आने वाले समय में फिर दोबारा बीजेपी और मोदी जी उनके हित के लिए काम करेंगे, उनके विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। ये वायदा भारतीय जनता पार्टी का। आखिरी प्रश्न है, आप एक ऐसी सीट से अभी उम्मीदवार हैं, इस सीट को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं पार्लियामेंट में, पर देश में संविधान को लेकर के जंग छिड़ी हुई है। आपकी पार्टी कह रही है कि रिजर्वेशन में दूसरी अगर पार्टी की सरकार बनती है तो वो छेड़छाड़ कर सकती है, पर कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि रिजर्वेशन खत्म किया जा सकता है तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये खतरा वाकई में है? इंडिया अलायंस के लोग बाबा साहब का फोटो लगा करके गरीबों के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन आज तक गरीबों का किया क्या उन्होंने? गरीबों को मारने वाली पार्टियां हैं और इसलिए संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये खुद खत्म हो रहे हैं, इसलिए संविधान का सहारा ले रहे हैं। संविधान को अक्षर से पालन करने का काम इन्होंने कभी किया? आज अगर देश में बैकलॉग है तो ये कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों की देन है। आज अगर रिजर्वेशन में प्रमोशन नहीं है तो ये जो है उन्हीं की देन है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने आकर के तो ये लागू करवाने का काम किया है। बैकलॉग को भरा है। सारी यूनिवर्सिटीज में नीचे के लेवल पे जितनी भी भर्तियां हुई वो बिना पर्ची बिना खर्ची के हुई। एक एक गांव में सैकड़ों नौकरियां लगी। तो इसलिए खतरा जिनको है वो खुद भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब की विचारधारा, देश का संविधान वो मजबूत होगा। उनके 5 तीर्थ जो बनाए हैं बाबा साहब के नाम पे, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, वो कांग्रेस पार्टी की देन नहीं है। चाहे वो जहाँ पर वो पढ़े लिखे, जहाँ वहाँ रहे, दिल्ली के अंदर अलीपुर रोड, चाहे वो नागपुर में हमारे जो जहाँ उन्होंने दीक्षा, बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, चाहे वो जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, परिनिर्वाण हुआ, ये सारे स्थानों को जोड़ने का काम वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए अब और कुछ मुद्दा नहीं मिला तो भाई संविधान खतरे में है। तो खतरा तो उनको है और खतरा अभी टलेगा भी नहीं जब तक देश कांग्रेस मुक्त नहीं हो जाएगा, इंडिया अलायंस मुक्त नहीं हो जाएगा। ये खतरा उनके ऊपर बरकरार रहेगा। आखिरी कमेंट आपका भूपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला के राजनीतिक फ्यूचर को आप कहाँ देख रहे हैं? उसके बाद हम समाप्ति करते हैं। देखिए, ये तो फ्यूचर बनाना बिगाड़ना, एक एक कमेंट हो जाए दोनों पर। नहीं, मैं कमेंट करने वाला हूँ नहीं, मैं व्यक्ति उसके ऊपर नहीं जाता। लोग हालांकि मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर देते हैं, ये उनकी बात है। मैं तो मानता हूँ कि हम देश बनाने के लिए निकले हैं और देश के लिए राजनीति में आए हैं। तो 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचो, 1-2 व्यक्ति के बारे में मत सोचो। और देश बनाने का संकल्प लेकर के एक तरफा जीत मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार की अभी बात हो रही थी। मैं समझता हूँ कि हो सकता है 400 पार इस बार और पार हो जाए और 10 की 10 ये सीटें जीतेंगे। हम हरियाणा का करनाल का बाई इलेक्शन जिता करके नायब जी को और मजबूती मिले, वो विधायक बने, वो मुख्यमंत्री और अच्छे तरीके से काम करें, ये हमारी सबकी शुभकामनाएं है। और ये मेरी नहीं, ये देश के एक एक व्यक्ति की इच्छा है, क्योंकि उन्होंने हर व्यक्ति को ध्यान में रख करके अपनी नीतियां बनाई, उनके लिए काम किया और भारत भूमि को एक नया नेतृत्व मैं समझता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मिला है। आज उसको मजबूत करके 140 करोड़ लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें बहुत दिया। धन्यवाद। ये थे अशोक तंवर साहब। एक सेकेंड,
क्या जनता इनकी जो पैरवी है इनके पक्ष से खुश है? आप खुश है सब? चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। जनता की अदालत में आज थे अशोक तंवर जिन्होंने अपनी